हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर। पावर दो तरह की होती है बेटा, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर और दूसरी होती है हमारी एवरेज पावर। सबसे पहले बात करते हैं किसकी इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बेटा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। उसको ये क्या कहते हैं बेटा जी? पावर कहते हैं। यानी कि पावर जो हो गया वो क्या हो गया हमारा? रेट, यानी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी? पावर हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है जी। दूसरी बेटा हमारे पास होती है, वो होती है एवरेज पावर। सो व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज पावर होती है किसी टाइम इंटरवल में हमने कितना वर्क डन किया है। यानी कि हमारे पास क्या होता है? इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ total work done, it is the ratio of total work done, total work done to the total time, to the total time। यानी कि जो हमारे पास पावर का वर्क डन हो गया वो हो गया क्या बेटा? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। मान लीजिए टी टाइम में हमने डब्ल्यू वर्क डन किया है, तो जो हमारे पास एवरेज पावर आई वो क्या आ जाएगी बेटा? डब्ल्यू अपॉन टी। बेटा जो पावर होती है ना, वो पावर पावर वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, पावर की जो एसआई यूनिट, देखिए डब्ल्यू वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड। और इसी को बोलते हैं हम क्या बेटा? इसी को बोलते हैं वाट। और इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या बेटा? हमारे पास वाट होती है। एक और यूनिट होती है पावर की, इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, ये भी एक पावर की यूनिट होती है बेटा जी। हॉर्स पावर 1 HP, एचपी मतलब हॉर्स पावर। 1 HP इजकल टू होता है 746 वाट। ये हमारा एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा क्या था? पावर था। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो आता है ना इसमें, वो आता है हमारा किसके बारे में? नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास किसके बारे में? वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या आती है हमारी? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वैसे हम यहाँ पर चार तरह की थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं। फिलहाल जो सबसे बेसिक वाली और सबसे इंपॉर्टेंट वाली है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, या हम इसको काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces is equal to, is all the forces is equal to change in, is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और भाई इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। ये F1 है, इधर F2 लग रहा है, ये इधर F3 लग रहा है। ये बहुत सारी वेलोसिटी, बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। और स्टार्टिंग में जो इसकी वेलोसिटी थी, मान लीजिए इसकी स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी थी, या हम कह सकते हैं इसका मास अगर m है, और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v1। और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा जी? इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सब का वर्क डन निकालना होगा। F1 का भी, F2 का भी, F3 का, सबका वर्क डन निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम। ये कितनी हो जाएगी बेटा? हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। ये जो हमारे पास होती है इसको ही हम बोलते हैं बेटा जी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो जिसमें हमारे फोर्सेस वगैरह होती है और कुछ भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो लॉज ऑफ मोशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत ही ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सारी फोर्सेस का वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर, इसलिए हम इसको काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी। बेटा नेक्स्ट जो आता है ना हमारे पास, वो आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट आता है, वो आता है क्या बेटा जी, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ये क्या होती है, देखिए जी सबसे पहली जो फोर्स होती है उसका नाम होता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोज फोर्सेस जिनका राउंड पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो। क्या बेटा जी, दोज फोर्सेस whose work done whose those forces whose work done in a round path in a round path is zero is zero are called कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनको ही क्या बोलते हैं भाई, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे पास कैसी है, कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट पे और वो सेकंड पॉइंट पे चला गया। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास कितना है, m है, और उसको हम ले आए कहाँ पर, सेकंड पॉइंट पर। तो फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पर गया, मान लिया वर्क डन कितना हुआ, W1। तो वर्क डन कितना आएगा भाई, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 तक ले जाने में, देखिए मान लीजिए ये हाइट हमारे पास कितनी है, दोनों पॉइंटों के बीच की जो हाइट है वो कितनी है, h है। तो 1 से 2 तक ले जाने में, तो देखिए यहाँ पर जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो वर्क डन कितना आएगा भाई, mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, एक नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना आएगा, कोस 180 डिग्री, यानी कि ये वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना आया, माइनस का mgh। अब अगर मान लो इसको मैं 2 से 1 वापस ले आता हूँ, 2 से 1 वापस ले आता हूँ, तो वर्क डन इन 2 to 1 प्रोसेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है भी। अब इस टाइम पर mg कहाँ है, नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री, यानी वर्क डन कितना हुआ, वो हमारा हुआ प्लस का mgh। अगर हम राउंड पाथ में टोटल वर्क डन देखें, यानी 1 से 2 पर जाने में और 2 से 1 पर आने में, तो जो टोटल वर्क डन है वो कितना आया है हमारा बेटा, वो आता है W12 प्लस W21, यानी माइनस का mgh और प्लस का mgh, ये कितना आया है मेरे पास, जीरो। तो ऐसी फोर्स जिनका राउंड पाथ में वर्क डन क्या होता है बेटा जी, जीरो, उनको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्सेस भी कैसी होती है भाई, वो भी कैसी होती है, हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा जी, उसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं whose work done in a round path is not zero। क्या, the forces whose work done in a round path, whose work done in a round path in a round path is not zero। वो क्या है, जीरो नहीं है। क्या, ऐसी फोर्स जिनका राउंड पाथ में वर्क डन क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो फ्रिक्शन की वजह से लगने वाली फोर्स है, वो कैसी है बेटा जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, उसके बाद एक और थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। ये हमारे पास दूसरी थ्योरम आ गई, ध्यान रखना, ये दूसरी थ्योरम है हमारी, इसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर मान लीजिए आपके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, तो आपको सिर्फ इन फोर्सेस में से सिर्फ वो फोर्सेस लेनी है जो कैसी हैं, जो एक तो इंटरनल फोर्स है, यानी कि जो इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से लगती है, फॉर एग्जांपल मास या चार्ज की वजह से लग रही हो, और दूसरा कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है, ये क्या कहती है, ये कहती है बेटा work done by internal conservative forces, work done by internal conservative forces is equal to change in potential energy, change in potential energy of the object,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम वर्क डन बाय इंटरनल एनर्जी, बेटा ये वर्क डन आएगा और वो भी कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ। क्या मतलब कि अगर आपने वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस निकाल लिया, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क डन किया है और उसका आपको माइनस लेना पड़ेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U2 माइनस U1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरी थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। बेटा जी एक तीसरी थ्योरम होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या होती है, वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि आपके पास मान लीजिए बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो ऐसी इन फोर्सेस में इंटरनल भी फोर्स होगी और एक्सटर्नल भी फोर्स होगी। यानी कि ऐसी फोर्स होगी जो इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से भी लग रही होगी, ऐसी फोर्स होगी जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बाहर से हमारी फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो कहता है कि भले ही इंटरनल फोर्स लग जाए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये क्या कहता है, ये थ्योरम कहती है इफ द एक्सटर्नल फोर्स, if the external force on a system is zero, on a system is zero, then its mechanical energy, then its mechanical energy will be will remain conserved। तो वो कैसी रहेगी बेटा, कंजर्व्ड रहेगी। ध्यान रखना ये वाली थ्योरम आप सिर्फ कब लगा सकते हो, क्या, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यानी कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारी क्या है, जीरो है, देन जो हमारे पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी बेटा जी, वो रहेगी हमारी इक्वल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का सम, ये क्या रहेगा बेटा जी, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इस चैप्टर में जो सबसे लास्ट वाली थ्योरम बचती है उसका नाम है बेटा क्या, एक और थ्योरम है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो, अगर हमारे पास किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तब क्या करेंगे, देन तब क्या करेंगे, तो बेटा वर्क डन बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्स, देन वर्क डन बाय ओनली एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वो किसके बराबर रहेगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो कुल मिलाकर बेटा जी सब लोग तो एक ही पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक नहीं, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाली, लेकिन आपके पास ये चार थ्योरम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम को बड़ी इजीली सोल्व कर देती है। ठीक है जी, यही सब कुछ था हमारा किसमें, वर्क एनर्जी और थ्योरम में। ठीक है जी, थैंक यू।